हेलो, तो अपन ने देखो HX का योग, एडिशन ऑफ HX यानी एल्कीन की रासायनिक अभिक्रिया देख रहे थे, है ना। उसमें अपन ने EAR रिएक्शन देख रहे थे। कौन सी रिएक्शन भाई? EAR। EAR में मैंने तुम्हें रिएक्शन बताई थी, नाभिक नहीं बनाए थे, है ना। और तुम्हें मैंने नाभिक नहीं बताए, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बताए, और तुम्हें EAR रिएक्शन करना सिखाया। तो देखो, पहला रिएक्शन है इसमें HX का योग। EAR में पहली रिएक्शन क्या है? HX का योग। इसको क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ HX। तो इसमें पहला क्या होता है? ये एल्कीन है ना। इसकी अभिक्रिया HX से कराएंगे। X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो इसमें ये हो जाएगा, और एक तरफ तो H जुड़ेगा, एक तरफ X जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? X। और ये बन जाएगा एल्किल हैलाइड। क्या बनेगा? एल्किल हैलाइड। यह है एल्किल हैलाइड यानी हेलो एल्केन। एल्केन बनाने की विधि भी है। क्या है भाई? हेलो एल्केन बनाने की विधि भी है ये, है ना। हेलो एल्केन बनाने की। तो देखो मैकेनिज्म क्या होती है इसमें। देखो HX क्या है इसमें। देखो, एक तो ये जब टूटता है तो देखो मैकेनिज्म समझ रहे हैं इसके, है ना। ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल है वो पहले जुड़ता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बाद में जुड़ता है। जुड़ते इसमें दोनों है, इलेक्ट्रोफाइल भी जुड़ता है और न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ता है। इसमें दोनों जुड़ते हैं, ये मैंने तुम्हें कल बताया था। तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। जब H और X जब ये टूटेगा तो ये टूटेगा X माइनस प्लस H पॉजिटिव में। ये क्या है? H पॉजिटिव व्यवहार करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, X माइनस व्यवहार करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरह? न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है। तो अब होता क्या है? सबसे पहले ये एल्कीन होता है। मैंने तुम्हें कल एल्कीन की संरचना बताई थी। ये एक एक्टिव रिंग होती है। क्या होती है? एक्टिव संरचना होती है। इसमें जो पाई बॉन्ड होता है वो 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 बहुत कमजोरी से जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें जो H प्लस है इलेक्ट्रोफाइल है ना। तो सबसे पहले कौन अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है? सबसे पहले अटैक कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इस रिएक्शन का नाम होता है इलेक्ट्रोफाइल। जो H प्लस है ये अटैक करेगा इस पाई बॉन्ड पर। किस पर? पाई बॉन्ड पर। अब तुम्हें पता है कि इसमें एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, है ना। तो इसमें क्या होगा कि ये H प्लस नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, है ना। तो ये कुछ ऐसा बना लेगा, ऐसा। ठीक है, ऐसा। और इसमें ये एक पॉजिटिव और एक H जुड़ जाएगा। H कहाँ जुड़ा है? कहीं इन दोनों में से किसी एक पर जुड़ेगा। वो कैसे जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, वो अपन अलग नियम से पढ़ेंगे। पर अभी क्या है कि एक तरफ H जुड़ गया। तो देखो, एक तरफ H जुड़ा, देखो इसमें हुआ क्या है कि इस दोनों के जो परमाणु हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, वो किसी एक पर गए हैं। एक पर नेगेटिव आया है और एक पर पॉजिटिव आया है ना। तो देखो दोनों परमाणु इधर गए हैं और इधर H प्लस आ गया। इन्होंने बॉन्ड बना लिया और इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि दोनों इसने ले लिए एक ही कार्बन ने, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कार्बन ने ले लिए। तो ये एक RDS पद होता है इसका, यानी स्लो स्टेप। कार्बोकैटायन निर्माण क्या होता है? स्लो स्टेप। तो ये क्या है? मध्यवर्ती निर्माण है। कार्बोकैटायन निर्माण रिएक्शन भी है ना। तो ये क्या है? कार्बोकैटायन निर्माण हुआ है इसमें, है ना। देखो, एक H तो एक पे गया और इलेक्ट्रॉन की कमी एक पर हुई है। समझे कैसे हुआ है? अरे ये देखो, ये एक सिंगल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड होता था इसका, कार्बन कार्बन। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए और इस पर पॉजिटिव आ गया है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन तो इसका गया और एक H प्लस जो खाली था उसके पे एक इलेक्ट्रॉन चल गया। ये बॉन्ड बन गया इनका। ठीक है, ये हुआ है। तो देखो कार्बोकैटायन निर्माण, ये फर्स्ट पहला स्टेप है इसका। क्या है भाई? कार्बोकैटायन निर्माण, है ना। तो ये, है ना, ये पद क्या है? ये पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, यानी पहला पद है ये। दूसरा पद क्या होगा? जो कार्बोकैटायन बना है, कार्बोकैटायन बना है
इसमें देखो रीअरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं कराना होता है अपन को। कारण क्या है भाई, इसका ना एक मार्क ऑन एक ऑफ का नियम लगता है यहाँ पर। तो ये एच जुड़ता ही ऐसे है कि रीअरेंजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर तुम यहाँ मार्क ऑन एक ऑफ का नियम नहीं लगाओगे तो तुम्हें यहाँ क्या कराना होगा, रीअरेंजमेंट, है ना, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, ये x माइनस बचा है तो ये यहाँ पर x माइनस, अब ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये बाद में अटैक कर रहा है, ये इस पर अटैक करेगा और ये बन जाएगा CH, है ना। तो ये इसकी बात हो गई, सीधी सी बात है। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है, इस रिएक्शन में वेग निर्धारक पद यानी RDS पद क्या है, RDS पद में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। इसमें वेग निर्धारक जो पद है उसमें इलेक्ट्रोफाइल ये H प्लस आके अटैक कर रहा है, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक EAR रिएक्शन भी कहते हैं, रिएक्शन भी कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, है ना। ये इसका पहला पॉइंट है। इसमें मध्यवर्ती क्या बना, मध्यवर्ती बना है कार्बोकेटायन, और है ना, कार्बोकेटायन, और जो कार्बोकेटायन क्या करता है, रीअरेंजमेंट करता है। क्या करता है भाई, रीअरेंजमेंट है। तो EAR रिएक्शन की क्रियाशीलता किस पर निर्भर होगी, EAR की जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी यानी रिएक्टिविटी है वो सीधी समानुपाती होगी कार्बोकेटायन के स्थायित्व के, किसके भाई, कार्बोकेटायन के रिएक्शन की जो क्रियाशीलता होती है वो उसमें बने मध्यवर्ती या उसकी संक्रमण अवस्था होती है उनके समानुपाती होती है ना। तो अब देखो HX की क्रियाशीलता तुम जानते ही हो, HX की क्रियाशीलता क्या है, शुरू में ही देख लो HX की क्या क्रियाशीलता है। ये HX टूट के अलग अलग हो रहा है तो ये बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड किस में जल्दी टूटता है ये तुम अच्छे से जानते हो भाई, अच्छे से जानते हो किस में बॉन्ड जल्दी से टूटता है, किस में बॉन्ड जल्दी से टूटता है बताओ। ये देखो वो नहीं है F2Cl2Br2I2E, है ना। तो देखो HX ये इनमें तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता F2 की होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व के आधार पर था ये वाला, तो पर ये HX है, HC, HF, HCl, HBr, HI, तो ये साइज के आधार पर होगा, किसके आधार पर, देखो इसकी साइज इतनी सी, छोटी छोटी, छोटी बड़ी, छोटी बहुत बड़ी, छोटी बहुत बड़ी, तो इसका बॉन्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील ये होगा कौन, HI, वेरी फास्ट। HI क्या देगा, फास्ट रिएक्शन देगा, फास्ट। स्लो क्या देगा, HF, ये तो देता ही नहीं है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। Cl किसके साथ देगा, बहुत कम रिएक्शन करेगा, बहुत कम रिएक्शन। Br सबसे बढ़िया है ना, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया, ये वेरी फास्ट रिएक्शन देगा। ठीक है, ये इसकी क्रियाशीलता क्रम है, साइज के आधार पर होगा, ये नहीं है ये वाला, ये अलग है, दोनों अलग अलग ऑर्डर है ना। तो अब इसमें देखो ये कार्बोकेटायन में जो H जुड़ना है, देखो ये H जो जुड़ा है ये इस कार्बन पर जुड़ेगा कि इस कार्बन पर जुड़ेगा, दोनों में से किसी ना किसी एक पे तो जुड़ेगा, तो वो किसके आधार पर होता है, वो मार्कोनिकॉफ के नियम के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है भाई, मार्कोनिकॉफ के नियम के आधार पर। ठीक है, देखो तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है, देखो मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मार्कोनिकॉफ MKW रूल कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, MKW, मार्कोनिकॉफ का रियल नेम। तो देखो मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है, एग्जांपल से। तो M के रूल पढ़ेंगे अपन, एग्जांपल से ही समझेंगे नियम को भी। तो देखो सबसे पहले इसकी शॉर्ट टिक क्या है कि एल्किन लो, है ना, एल्किन में H प्लस जोड़ो सबसे पहले और ये बना दो, कार्बन आयन का निर्माण कर दो H जोड़ के, और फिर तुम X माइनस को जोड़ दो और ये बन गई तुम्हारी X एल्किन, वो एल्किल हैलाइड बन गया। यही तो इसका शॉर्टकट रहे। तो देखो छोटा छोटा एग्जांपल देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसकी पहली रिएक्शन कराओ तुम HF से, रिएक्शन होगी नो, क्यों, क्योंकि HF
काम ही नहीं करता है तो दूसरी रिएक्शन कराओ Br से HBr से, समझे। HF से रिएक्शन नहीं होती है, HBr से। तो सबसे पहले क्या बनाऊंगा अपन, देखो अब इसमें दोनों कार्बन एक जैसे हैं, दोनों कार्बन एक जैसे हैं तो कहीं भी जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ तो देखो CH2 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 पॉजिटिव और इधर मैंने जोड़ दिया H, और फिर इस पर अब तुम Br माइनस जोड़ दो, CH3 CH2 Br, ये होगी तुम्हारी रिएक्शन, होगी। यही तो है, HX का ही होगा एल्किन की रिएक्शन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, बढ़िया, इसमें अपन मार्कोनिकॉफ का नियम लगाएंगे। है ना, ठीक है। तो अब देखो प्लस अपन HCl से रिएक्शन करा रहे हैं, हो जाएगी ना, थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ेगा, हो जाएगी, थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ता है ना, हो जाएगी। नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है, उसे लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो HCl की रिएक्शन कराऊंगा तो देखो तुम्हें सीधी सी बात है, सबसे पहले तुम्हें कार्बोकैटायन बनाना हुआ है, H प्लस जाएगा इस पे से इस पे जुड़ेगा या इस पे जुड़ेगा, किस पे जुड़ेगा अब वो निर्भर करता है। तो देखो एक बार मैं H को इस पे जोड़ूंगा, एक बार मैं H को इस पे जोड़ूंगा, ठीक है। तो देखो CH3 CH H और CH2 पॉजिटिव, ठीक है। और एक बार मैं जोड़ रहा हूँ इस पर CH3 CH CH3, देखो इस पर H जोड़ा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो कार्बोकैटायन बना, अब इनमें से स्टेबल कौन सा है, इस पर देखो अल्फा H कितने, एक और एक दो, दो अल्फा H, इधर देखो तीन और तीन, छह अल्फा H, क्या है, छह अल्फा H। तो ये वाला ज्यादा स्थायी है, अपन को पता है कि सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन अधिक स्थायी होता है, तो ये स्थायी ज्यादा है, तो ये बनेगा, ये नहीं बनेगा इस रिएक्शन में, क्यों, क्योंकि स्टेबल नहीं है, क्या है, स्टेबल कम है, ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये बनेगा, ठीक है। कौन सा बनेगा, ये। तो अब देखो ये बना कार्ब CH और CH2 था, और इस पर क्या था, ये डबल बॉन्ड। जब H जा रहा है तो किधर जुड़ रहा है H देखो ध्यान से देखो, इधर H कम, इधर H ज़्यादा, तो कार्बोकैटायन स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला। तो इसमें जो H जुड़ेगा वो इस पर जुड़ रहा है, जहाँ अधिक H है वहाँ जाके जुड़ा है H, कहाँ जुड़ा है, अधिक H है वहाँ जाके जुड़ा है। और कार्बोकैटायन बना है, ये इस पर आएगा वो HCl माइनस, और यहाँ जुड़ेगा Cl, ये बनेगा। मतलब देखो कौन सा कार्बोकैटायन स्टाइल था ये। तो इसी को MKW ने, मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा, मार्कोनिकॉफ ने कहा कि असम्मित एल्किन हो, ये कैसी है, एक असम्मित एल्किन। असम्मित एल्किन में जब तुम HX का योग कराओगे, किसका, HX का योग कराओगे, तो उनमें से जो H है के दौरान जो धनात्मक भाग जो H है, ये उधर जाके जुड़ेगा जहाँ जहाँ पहले से ही हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पहले से ही हाइड्रोजन अधिक होंगे। और CX माइनस कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे। X माइनस कहाँ जुड़ा, जहाँ हाइड्रोजन कम है। CX H प्लस कहाँ जुड़ा, जहाँ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है। तो देखो सीधी बात है, या तो तुम MKW का रूल लगा लो, या कार्बोकैटायन का रिएरेंजमेंट करा के देख लो कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, वही प्रोडक्ट बना दो। तो दोनों तरीके हैं तुम्हारे पास, कुछ भी कर लो। तो देखो एग्जांपल लो, ठीक है, ये कराया अपन ने, है ना, ये कराया अपन ने, है ना। तो देखो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला, इसमें से एक पर जो अब किसका एच आई का योग करा रहा हूँ मैं, है ना। तो H इन दोनों में से एक पर जाएगा, तो किधर जाएगा, MKW से जहाँ अधिक है पहले से ज़्यादा H है वहाँ जाएगा, तो H इस पर जाएगा, किस पर जाएगा, इस पर जाएगा। तो बना के देख लो क्या बनेगा भाई, CH3 CH2 CH3 और I इस पर जाएगा जहाँ H कम है, और I, यही बनेगा। अब तुम देखो इसका, तुम इस वाले को तोड़ो, तो देखो इसके जब इसको इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो दो तरह के कार्बोकैटायन बनेंगे। देखो CH3 CH2 CH और CH3 पॉजिटिव, एक तो ये बनेगा, एक ये बन रहा है CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। इसमें से देखो तीन, पांच अल्फा H, दो अल्फा H, तो कौन ज़्यादा स्टेबल, ये वाला स्टेबल है, और यही तो हुआ, यही वाला तो बना।
मार्कोनिकॉफ से ये रिअरेंजमेंट से कार्बन कार्बोकेटाइन के रिअरेंजमेंट से था, ये उससे था MKW से। तो MKW से आसान है करना, तो यही तो काम आता है भाई नियम। अब देखो इस कार्बन को देखो, इसमें इस कार्बन में भाई देखो एक H, एक CH3, एक I और एक CH3CH2, चारों ग्रुप अलग है। तो कैसा कार्बन है? क्रेल कार्बन। और क्रेल कार्बन के प्लस और माइनस दो क्या होते हैं? Gi होती हैं। Gi कितनी होती है? 2। तो इसके देखो संरचनात्मक समय भी तो 1, और इसमें टोटल मतलब टोटल उत्पाद कितने हैं? 2। कितने? 2। इसका क्या बनेगा भाई? इसका रेशमिक मिक्सचर मिलेगा। रेशमिक MIXTUR बनेगा, रेशमिक मिक्सचर, जिसमें प्लस और माइनस दोनों होंगे। ठीक है, अब ऐसे तुम्हें सारे एग्जांपल्स कर लेने हैं भाई। क्या करने हैं भाई? सारे एग्जांपल्स कर लेने हैं। अब तुम्हें देखो एक एग्जांपल और कराता हूँ। है ना, तो देखो इसमें से कौन सा बनेगा? तुम्हें पता है कि सीधी बात है कि HCl का योग करा हुआ तो H अधिक कार्बन पे जाएगा। अधिक कार्बन पे गया तो क्या बना? देखो CH3C, CH3C, है ना, H पॉजिटिव और CH3 और ये CH3। तो देखो इस कार्बन पे गया तो 3 अल्फा H, लेकिन अगर एक मिथाइल शिफ्ट हो जाए, तो ये H पॉजिटिव है जो इस पर आ जाएगा, और इस पर आते ही बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसमें शिफ्टिंग होगी, रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा? देखो CH3C, CH3 और इस पर CH3, ये मिथाइल इधर शिफ्ट हो गया, किधर? इधर, है ना, और पॉजिटिव इधर आ गया ये CH3। अब देखो कितने अल्फा H बचे? 3 और 3 6 और एक 7 अल्फा H, 7 अल्फा। और इधर कितने थे? बस इधर थे देखो 3, इधर 3 अल्फा H है बस। तो 7 वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो ये बनेगा। और इसमें प्लस आई जो Cl है, अब यहाँ जुड़ेगा Cl, ये प्रोडक्ट बनेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आई? तुम्हें रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो कराना है, पॉसिबल है तो कराना है। और तुम्हें देखो EAR की प्रतिक्रियाशीलता तो पता है, कार्बोधानायन की स्थायित्व की, जितना ज़्यादा कार्बोधानायन स्टेबल होगा EAR उतनी ज़्यादा स्थायी होगी। तो तुम्हें अब ये रिएक्शंस कर लेनी है भाई, कर लेनी है भाई। और क्या दिक्कत है इनमें? एक ड्रिंक वाला एग्जांपल और ले लेते हैं, चलो ये वाला देखो। ये एल्कीन है ना, एल्कीन है। तो इसमें मैं करा रहा हूँ तुम्हारे HI का योग। तो सबसे पहले H प्लस जाएगा, तो अधिक कार्बन कहाँ है? अधिक H यहाँ है इस जगह पे, क्योंकि देखो यहाँ 2 H है और यहाँ 1 H है। 1 2 3 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड। समझ में आई? तो कार्बन के 4 वैलेंसी पूरी करनी है ना, ये कार्बन, तो इस वाले पे जुड़ेगा H। तो देखो और पॉजिटिव इस वाले पे आएगा, तो ये तो पॉजिटिव आ गया तुम्हारा, और यहाँ H जुड़ गया। ठीक है, जुड़ गया। अब उसे दिखाना जरूरी थोड़ी है, नहीं है। अब देखो ये क्या है? 4 की रिंग और मिथाइल ग्रुप पर एक ये, तो ये क्या हो जाता है? रिंग एक्सपेंशन होगा। कौन सा? ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा, तो सीधी बात है ये संरचना बनेगी। और ये पॉजिटिव यहाँ और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ। ठीक है, तो इसको अगर ढंग से लिखें तो ये संरचना बन जाती है। पहली पॉजिटिव तो, और 1 और 2 पे ये, 2 पे मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ये हो गया। और इस पर जुड़ जाएगा तुम्हारा क्या? इस पर तुम्हारा, अब देखो एक यहाँ पर शिफ्टिंग होगी, क्योंकि देखो ये कार्बन इस पर जाएगा तो अधिक अल्फा H मिलेंगे, इसको अधिक अल्फा H मिलेंगे, तो ये शिफ्टिंग हो जाएगी। ये हो गया पॉजिटिव। देखो इधर 2 अल्फा H, 2 और 3, कितने हो गए? 2 और 2 4, 3 7 अल्फा H हो गए। इधर कितने थे? 1 और 3, 2 3 अल्फा H थे बस इस वाले पे, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो इस पर Cl जड़ जाएगा, Cl नहीं I लग जाएगा, ये I लास्ट में जुड़ेगा ना, I, तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये समझ आया तुम्हें? क्रियाशीलता का काम तुम्हें करा रखा है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी तुम्हें समझा रखी है पहले से ही। ठीक है, तो अब देखो, अभी तो अपन ने नॉर्मल HX का योग पर अब एक अपन देखते हैं खरास प्रभाव।
मार्कोनिक ऑफ रूल भी कहते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि जो HBr होता है, ओनली HBr, HX नहीं, HX में तो सारे आ जाते हैं, ओनली HBr का योग किस पर कराओ? एल्कीन पर करा दो, पर उपस्थिति किसकी प्रेजेंस में? प्रेजेंस होनी चाहिए परऑक्साइड, यानी परऑक्साइड कोई सा भी परऑक्साइड हो। क्या बोल रहा हूँ मैं? कोई सा भी परऑक्साइड हो, सामान्यतः अपन लेते हैं H2O2, कौन सा? ये वाला HOOH, ये परऑक्साइड बॉन्ड है, ये है परऑक्साइड। इसमें 2 हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है। क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो मैं ये परऑक्साइड जहां भी दिख जाए, देखो इसमें दिखता है, एक और चीज में दिखता है। एक और चीज क्या होती है भाई? एक और चीज होती है ये वाला होता है C6H5COO, CO का होल ट्वाइस CO। अरे सॉरी यार, क्या होता है? ये होता है, देखो ये C6H5CO का होल ट्वाइस O2, ये है ना, इसे बोलते हैं बेंजाइल परऑक्साइड। तो मैं तो परऑक्साइड चाहिए, कोई सा भी हो, बेंजाइल परऑक्साइड हो चाहे हाइड्रोजन परऑक्साइड हो, अपन को परऑक्साइड की उपस्थिति में करानी है ना। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये इस रिएक्शन में उल्टा काम हो जाता है कि ये मार्कोनिकॉफ तो कह रहा था कि H है, जो H जुड़ेगा, यानी जो पॉजिटिव भाग H है, H पॉजिटिव, वो अधिक हाइड्रोजन वाले की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ अधिक की जगह वो जाएगा कम वाले पे। कहा जाएगा? कम वाले पे। ये इसे कहते हैं परऑक्साइड प्रभाव। इसे क्या कहते हैं? परऑक्साइड प्रभाव कहते हैं, खरास प्रभाव भी कहते हैं, है ना। HBr का परऑक्साइड की उपस्थिति में योग भी कहते हैं, है ना, है ना। तो इसमें देखो सिर्फ HBr के केस में होगा, HCl, HI, इनके केस में ये नहीं लगता है पर खरास प्रभाव। HBr के केस में कैसे? देखो एक एग्जांपल ले लो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें HBr का योग कराओ परऑक्साइड की उपस्थिति में, H2O2 की उपस्थिति में, तो सीधी सी बात है, जो H होगा वो कहाँ जाएगा? कम वाले की तरफ, इस पर जाएगा H, और ये CH3 CH2Br। लेकिन लगना, अगर H परऑक्साइड नहीं होता तो H कहाँ जाता है? यहाँ जाता, और Br यहाँ जाता, है ना। यही होता ना, बिल्कुल। अब इसकी मैकेनिज्म समझो, इसकी मैकेनिज्म समझो। मैकेनिज्म क्या है कि देखो परऑक्साइड लिया है अपन ने, तो देखो H2O2 ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है भाई? अनस्टेबल होता है, प्रकाश की उपस्थिति में तुरंत टूट जाता है। क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में तुरंत टूट जाता है ना। ये अनस्टेबल कंपाउंड है H2O2। H2O2 यार नॉर्मली पाया जाता है क्या? हाइड्रोजन एक स्टेबल हो, वो H2O वाटर स्टेबल कंपाउंड है, H2O2 स्टेबल नहीं है। ये तुम्हें यहाँ पता भी होना चाहिए। तो देखो HOOH, तो ये जो बॉन्ड टूटता है ना, ये टूटता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। इसको क्या कहते हैं? समांश विदलन। समांश विदलन होगा इसका, और 2 HO डॉट बनेंगे। ये क्या है? 2 HO डॉट। तो ये क्या हुआ? ये ये फ्री रेडिकल नहीं बन गया क्या अपना? फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल बन गया अपना। अब देखो सीधी बात है, जब ये H2O2, अब ये फ्री रेडिकल काम कर रहा है ना, ये फ्री रेडिकल क्या करेगा? HBr जब एक फ्री रेडिकल के संपर्क में आएगा, तो सीधी सी बात है, इसका भी समांश विदलन ही होगा, इसका समांश विदलन होगा, है ना। लेकिन वहां देखो पहले की रिएक्शन में क्या हो रहा था? HBr टूट रहा था, H++ Br नेगेटिव। तो
तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल वाली रिएक्शन थी, इसलिए इसे EAR रिएक्शन कहा गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ अब पॉजिटिव नेगेटिव का खेल बचा ही नहीं, यहाँ HBr का समान विदलन हो रहा है पेरोक्साइड की उपस्थिति में। मेन रीजन यही है, यहाँ पर पेरोक्साइड की उपस्थिति में समान विदलन हो रहा है। तो इसमें H डॉट बना और प्लस Br डॉट बना प्लस OH डॉट, तो था ही अपने पास, है ना। तो अब ये H डॉट इस डॉट के साथ जुड़ जाएगा और ये बना लेगा क्या, H2O, पानी। पानी बन गया, पानी तो नीचे चला जाएगा, माध्यम की तरह काम करेगा पानी। अब यहाँ बचा अपना Br डॉट, है ना। तो इसको कहते हैं ब्रोमीन रेडिकल। ब्रोमीन रेडिकल क्या है, ब्रोमीन रेडिकल। क्या बन रहा है, ब्रोमीन। अब देखो तुम मेरी बात समझो, है ना। क्या ये HBr वापस नहीं जुड़ सकते थे क्या, यानी H डॉट प्लस Br डॉट वापस जुड़ के HBr नहीं बना सकते थे, बना सकते थे, बना सकते थे। लेकिन यहाँ देखो बना क्या, H2O। H2O और HBr में कौन ज़्यादा स्टेबल, कौन ज़्यादा स्टेबल, H2O ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा स्थायी कंपाउंड है। और अपन को पता है कि कम स्थायी से हमेशा हमेशा कोई कितना भी स्थायी हो वो हमेशा कोशिश करता है अधिक स्थायी कंपाउंड बनाने की। तो इसलिए ये वापस रिएक्शन नहीं होती है, ये HOH से ही जुड़ता है जल्दी। कारण क्या है, O की EN ज़्यादा होती है, O की EN ज़्यादा होती है, इस रेडिकल को O आसानी से ग्रहण कर लेता है। Br की EN कम होती है, देखो ऊपर से Br की EN होती है ना, Br की देखो Cl की EN होती है 3, Br की EN होती है 2.8, बहुत कम होती है EN, बहुत कम होती है, ऊपर से साइज भी बड़ी होती है ना, इस कारण। तो देखो H2O ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बना, क्या बना है, ज़्यादा स्टेबल। तो वही बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा, सीधी सी बात है, ये लिख लेना बात कि HBr क्यों नहीं बनता है वापस, क्योंकि H2O ज़्यादा स्टेबल है। समझ में आई। अब देखो अब क्या बच गया अपने पास, ब्रोमीन रेडिकल। क्या बच गया, ब्रोमीन रेडिकल। अब अपने पास क्या था, ये था। तो देखो CH3CH2, अब ये ब्रोमीन रेडिकल इसके पास आएगा ना, तो इस बॉन्ड का ये समान विदलन कराएगा, फिर से क्या कराएगा, समान विदलन। समान विदलन कराते ही क्या हो जाएगा, CH3CH डॉट और फिर CH2 फिर डॉट, ठीक है ना, CH2 फिर डॉट। अब देखो मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। अब ये Br डॉट किससे जुड़ेगा भाई, इस डॉट से जुड़ेगा या इस डॉट से जुड़ेगा। तो देखो एक बार मैं इस डॉट से जोड़ रहा हूँ, एक बार इस डॉट से जोड़ रहा हूँ Br को, ये Br जुड़ेगा तो इनमें से किसी एक के पास ही। तो अब देखो मैंने एक बार जोड़ दिया CH3CH2 Br और बन गया अपना CH2 डॉट, प्लस एक बार जोड़ दिया मैंने CH2 Br और ये डॉट। अब देखो कार्ब कैटायन हो चाहे कार्बन मुक्त मूलक हो, दोनों का स्टेबिलिटी बढ़ती है अल्फा एच से। तो देखो इस पे अल्फा एच कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 3, 2, 5, 5 अल्फा एच। तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये तो ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो Br सेकंड पर नहीं जुड़ेगा, Br कहाँ जुड़ेगा, थर्ड पर। थर्ड पर इस रिएक्शन में हुआ क्या कि Br पहले जुड़ रहा है। इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, पहले देखो, सबसे पहले देखो अपनी वो पहले वाली रिएक्शन थी, उसमें तो जो H प्लस था, H प्लस और X माइनस में H प्लस जाके पहले जुड़ रहा था। लेकिन यहाँ X माइनस की जगह X जो Br डॉट है, Br डॉट वो पहले जुड़ रहा था। क्या जुड़ रहा था, Br डॉट पहले जुड़ रहा था। क्या जुड़ रहा था, Br डॉट पहले जुड़ रहा था, ठीक है। Br डॉट पहले जुड़ रहा है, इसलिए इसमें जो खराश प्रभाव के कारण क्या होता है कि और इसमें देखो एक बात है, इसमें रिअरेंजमेंट होता है ना, समझ में आई बातें। इस
इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। क्या है? इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। मैकेनिज्म समझाई। H2O2 सबसे पहले टूटेगा 2H डॉट में, 2OH डॉट, फिर HBr को डॉट डॉट करेगा, फिर H2O बन जाएगा, Br रेडिकल बनेगा, Br रेडिकल इसमें से जुड़ेगा। तुम्हें फिर वही देखना है अल्फा H किसके ज़्यादा है, अल्फा H किसके ज़्यादा है, वही ज़्यादा बनेगा। देखो मैकेनिज्म तुम्हें यहाँ करनी नहीं है, पर मैकेनिज्म से तुम्हें एक बात समझ आई, मैकेनिज्म से तुम्हें एक बात समझ आई। यहाँ देखो HCl और HI ये रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं, कारण समझो। जैसे ये देखो Br डॉट बना, ये जो Br डॉट यहाँ, ये इस रिएक्शन को समझो, यहाँ H2O बन रहा है HBr, लेकिन यहाँ अगर Cl होता तो HCl वापस बन जाता है, यहाँ पर HCl वापस बन जाता, क्योंकि HCl ज़्यादा स्थायी होता है H2O से। समझ में आई बात है? HCl ज़्यादा स्थायी होता है H2O से, इसलिए HCl काम में नहीं आएगा परऑक्साइड प्रभाव में। अब तुम कहोगे HI तो कम स्थायी होता है, क्यों HI क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि देखो Br डॉट बना है ना, ऐसे I डॉट बनता, और I की साइज बहुत ज़्यादा होती है। I इससे जुड़ने के बजाय एक और I डॉट से जुड़ के I2 बना देता। क्या बना देता भाई? I2। इसलिए ये दोनों काम में नहीं लिए जाते हैं। ये तो I2 बना लेगा, और ये है ना, ये टूटता ही नहीं है, यानी OH डॉट है ना, HCl के बॉन्ड को तोड़ ही नहीं पाता। OH डॉट, ये HO डॉट है ना, हाइड्रोजन डॉट, ये इस HCl बॉन्ड को तो तोड़ ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि इसकी इनमें EN बहुत ज़्यादा होती है, प्रबलता, प्रबल बॉन्ड होता है HCl क्या होता है? प्रबल बॉन्ड होता है, इसलिए तो ये सब है। देखो इसके देखो इसमें मुक्त मूलक का रीअरेंजमेंट नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा, है ना, रीअरेंजमेंट। दूसरी बात यह है, एक मुक्त मूलक योगज अभिक्रिया है, जब Br डॉट है वो जुड़ रहा है, क्या हो रहा है? जुड़ रहा है इस रिएक्शन में, तो यह मुक्त मूलक योगज अभिक्रिया है, इसलिए इसे कहते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फरार। फरार देखो पहले जो अपन ने पढ़ी थी वो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी, FRSR, वो FRSR थी, FRSR। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, सब्स्टिट्यूशन, वो थी FRSR। उसमें प्रतिस्थापन हो रहा था मुक्त मूलक का। कौन सी वाली रिएक्शन थी? हेलोजनीकरण वाली, हेलोजनीकरण थी, वो FRSR थी। ये जो परऑक्साइड प्रभाव है, यह है फरार रिएक्शन। कौन सी है? फरार। इसमें देखो HCl यह प्रभाव नहीं देता, क्योंकि HCl में HBr की बजाय प्रबल बॉन्ड होता है, जिससे HCl का समांग विदलन यानी समांश विदलन नहीं होता, अतः Cl डॉट का निर्माण नहीं हो पाता, तो रिएक्शन नहीं होती। HI भी यह प्रभाव नहीं दिखाता, कारण HI की जो साइज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। I से बना I डॉट एल्केन से जुड़ने के बजाय, एल्कीन है ना, उससे जुड़ने के बजाय दूसरे I से जुड़कर I2 गैस बनकर उड़ जाता है ना। तो देखो HBr का नॉर्मल योग करोगे तो H कहाँ जाएगा? ज़्यादा वाले की तरफ, MkW से, है ना, ज़्यादा वाले की तरफ, तो Br किधर जाएगा? कम वाले की तरफ, जोड़ दिया। ये तो हो गई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन H2O2 परऑक्साइड की उपस्थिति में HBr में जो H है जो जाएगा कम वाले की तरफ, कम वाले की तरफ जुड़ा, ये फरार प्रभाव है। देखो क्या H2O2 Cl के साथ प्रभाव देगा? नहीं देगा। हमें परऑक्साइड चाहिए, हमें देखो ये वाला परऑक्साइड भी होता है, ये वाला भी परऑक्साइड होता है, कोई सा भी परऑक्साइड ले सकते हो, है ना। देखो देखो ये सारे रिएक्शंस इसमें इसी में, इसमें देखो मुक्त मूलक का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, जो मुक्त मूलक बना है वही लेना है। ठीक है, अब देखो एडिशन ऑफ हेलोजन X2 की योग, तो देखो सबसे ज़्यादा तो ये फास्ट होता है। पहले तो इनको समझो, Br2 होती है, वो होती है रेडिश ब्राउन कलर की गैस, I2 होती है वॉयलेट ब्लैक कलर का सॉलिड। देखो शुरू में गैस होती है दो, फिर भी ब्रोमीन जल होता है, वाटर के रूप में होता है, लिक्विड होता है ब्रोमीन पानी की तरह, और I2 होती है सॉलिड, ऑक्सीजन क्या, I2 क्या होती है? सॉलिड। ठीक है, ठीक है। तो देखो ये दोनों तो गैस होते हैं। देखो एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। जैसे F तो 7 था, इसका 17, है ना, 17, फिर ब्रोमीन का तो 17 और 18 कितने होगा? 18 का 36,
36 37, फिर 36, ऐसे जुड़ के 18 और जोड़ो तो बहुत ज़्यादा परमाणु क्रमांक हो जाएगा इसका तो, है ना, यानी 50 के समथिंग हो जाएगा। तो 50 परमाणु क्रमांक बहुत भारी हो गया, भारी तो सॉलिड के रूप में हो गया, है ना। जो जितना भारी होगा उसका वो उतना ही वो होगा। तो देखो कैसे हल्की होती है, कैसे हल्की होती है हेलोजन्स। तो हेलोजन्स में शुरू के तो दो गैस होती हैं, फ्लोरीन होती है वो येलो गैस होती है, क्लोरीन होती है वो ग्रीनिश येलो होती है, ब्रोमीन होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, यानी रेडिश ब्राउन, यानी लगभग लाल भूरा द्रव होता है ब्रोमीन। लाल भूरा द्रव एकदम खून के जैसा होता है, खून के जैसा तो नहीं होता पर बुरा बुरा लाल लाल होता है ना। तो देखो ये एडिशन ऑफ X2, तो देखो एडिशन ऑफ X2 में जब इनकी रिएक्शंस होती है ना, तो देखो सबसे सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, जब इनकी रिएक्शंस कराएंगे ना अपन, देखो समझो, देखो एडिशन ऑफ X2 करेंगे अपन, देखो तुम्हें पता है F2 का कलर कैसा होता है, येलो, येलो गैस होती है ना। Cl2 कैसी होती है, ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो, यानी हल्की ग्रीन येलो कलर की सी होती है ना, येलो गैस होती है। Br2 क्या होता है, ब्रोमीन, ये जल होता है, लिक्विड होता है, क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है ना। और I2 क्या होती है, I2 होता है वायलेट, वायलेट ब्लैक कलर का, वायलेट यानी बैंगनी, बैंगनी ब्लैक, बैंगनी ब्लैक सॉलिड होता है। तो ये सॉलिड होती है, ये लिक्विड होता है, ये गैस होता है, ये गैस होती है, ठीक है। अब देखो एल्कीन जब X2 के साथ रिएक्शन करेगी, अब मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, इनके लिए जो विलायक यूज में लिया जाता है ना, विलायक, विलायक क्या होता है, वो माध्यम होता है जिसमें रिएक्शन कराई जा रही है, रिएक्शन कराई जा रही है ना। तो देखो ये सारे अध्रुवीय बंधों से बंधित होते हैं, किससे बंधित होते हैं, अध्रुवीय बॉन्डों से, क्योंकि देखो F और F के बीच में जो बॉन्ड है वो अध्रुवीय बंध है, क्योंकि इसकी EN दोनों के बराबर। तो इस ये सब किस में घुलेंगे भाई, अध्रुवीय विलायकों में घुले होते हैं। तो अध्रुवीय विलायक का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है CCl4 ले लो, ये विलायक सबसे आसान विलायक है CCl4, बेंजीन ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। CCl4 ज़्यादातर लिया जाता है अध्रुवीय विलायकों में, इसे कार्बनिक विलायक भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो एल्कीन की रिएक्शन कराएंगे अपन, जैसे ही ये रिएक्शन क्या है, X2 से, X2 क्या है, हेलोजन, हेलोजन की जैसे ही रिएक्शन कराएंगे किसमें, CCl4 विलायक में, क्यों, क्योंकि एल्कीन है, जो हेलोजन है CCl4 में विलय होता है, पानी में विलय नहीं होते हैं, माना। तो ये इसमें क्या कराएगा, इसमें ये डाई हेलोजन कंपाउंड देंगे, डाई हेलोजन, डाई हेलाइड कंपाउंड, तो इसको कहते हैं विसिनल डाई हेलाइड देगा ये। X2 का योग कराएंगे ना तो 2X ऐसे जुड़ जाएंगे, विसिनल देता है, जेमिनल नहीं देता है, कहीं तुम समझो कि ये लो C और ये C और इस पर ये X पे जुड़ जाए, ये जेमिनल है, जेमिनल नहीं देता है, विसिनल देता है, इस पाई बॉन्ड को तोड़ता है और ये दोनों जुड़ जाती हैं। अब ये होती कैसे है, मैकेनिज्म समझो, क्या समझो भाई, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म समझो। तो देखो हेलोजन होते हैं, हेलोजन्स होते हैं ना, हेलोजन्स, इनकी साइज है ना
बड़ी होती है और इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, यानी इनके पास जो नेगेटिव चार्ज है ना वो बहुत ज़्यादा आता है ना। यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। इनके इलेक्ट्रॉन, अब मैंने तुम्हें समझाया कि जो भी हेलोजन होगा जैसे एक्स एक्स, इनका जो इलेक्ट्रॉन नंबर होता है ना ऐसे होता है, इलेक्ट्रॉन नंबर ऐसे ऐसे होता है, मतलब इसको समझो ना, एक्स एक्स ऐसे बने होते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन नंबर ऐसे होते हैं, ये इनके इलेक्ट्रॉन नंबर होते हैं ना। इधर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इन हेलोजेंस के पास में जब भी कोई या तो नेगेटिव चार्ज आए या पॉजिटिव चार्ज आए, तो इनके देखो नेगेटिव चार्ज के कारण तो इनके इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर एक तरफ आ जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज जैसे आएगा ये प्रतिकर्षित हो जाते हैं। तो मतलब ये एक्स पहले क्या था, अध्रुवीय, ध्रुवीय। लेकिन जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स जिधर की तरफ, मान लो इधर मैं नेगेटिव चार्ज लेके आया हूँ, तो इस वाले के पल्ला, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो दूर हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज के कारण प्रतिकर्षण होगा, तो इस पर तो आंशिक पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर आंशिक नेगेटिव आ जाता है। किसके कारण, इनके जो इलेक्ट्रॉन अपर होते हैं ना उनमें इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन होता है। किसमें, इलेक्ट्रॉन अपर में इलेक्ट्रॉन का आंशिक विस्थापन। तो इसको ऐसे नहीं दिखाया जाता, इसको ऐसे दिखाया जाता है जैसे ही ये क्या था, ये इनका इलेक्ट्रॉन नंबर है, ये एक्स है, ये एक्स है। तो इसमें देखो जैसे ही मैं नेगेटिव चार्ज लाऊंगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव आंशिक, इस तरह से। समझ में आई बात है। तो इसलिए इनका मतलब सीधी सी बात है, हेलोजन का ध्रुवीकरण आसान होता है। मतलब कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज लाओ, हेलोजन तुरंत ध्रुवित हो जाते हैं। कारण क्या है ध्रुवित होने का, जो इनकी साइज होती है ना, इनके इलेक्ट्रॉन नंबरों की वो बड़ी होती है, इलेक्ट्रॉन नंबरों की साइज बड़ी होती है और उनमें इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी सात सात होते हैं, सात इसके और सात इसके, भाई सात दूनी 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन नंबरों में। कितने होते हैं, 14, बहुत ज़्यादा। तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो Cl2 गैस क्या है, अध्रुवीय गैस है कि नहीं, है भाई, ध्रुवीय गैस। जैसे ही Cl2 गैस को पानी में घोला जाता है तो Cl2 है ना, गैस का कलर कैसा होता है, ग्रीनिश येलो, है ना, ग्रीनिश येलो होता है, गैस होती है। जैसे ही इसे पानी में घोला जाता है, H2O के संपर्क में आती है, तो H2O में क्या होता है, H2O देखो इस प्रकार की साइज होती तरीका होता है H2O का, इस पर आंशिक नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव। तो जैसे ही XOCl गैस इसके संपर्क में आती है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स है ना जो इधर हो जाते हैं और इसमें पॉजिटिव और इधर नेगेटिव आ जाता है, और ये H2O के साथ बॉन्डिंग में आ जाती है और घुल जाती है। घुलने से जो पानी का कलर है वो हो जाता है ब्लू कलर का, ब्लू कलर का। कैसा हो जाता है, Cl2, इसे कहते हैं Cl2 जल परीक्षण, ब्लू कलर का पानी हो जाता है। कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का पानी। एक एग्जांपल दिया है मैंने तुम्हें कि 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 हेलोजेंस का जो ध्रुवीकरण है वो बहुत आसान होता है। तो हेलोजेंस का मतलब, हेलोजन के पास में तुम कुछ भी लाओगे ना तो इसका ध्रुवीकरण आसानी से हो जाता है। क्या हो जाता है, हेलोजेंस का ध्रुवीकरण आसानी से हो जाता है। तो हेलोजन जब देखो किसके, एल्किन के संपर्क में आती है ना तो उनका ध्रुवीकरण हो जाता है एल्किन के संपर्क में आते ही। तो मैकेनिज्म समझ आई, तुम्हें बात समझ आई। तो सीधी सी बात है, जैसे ये एल्किन होती है, एल्किन एल्किन में अपन जानते हैं कि एक ये एल्किन का जो पाई बॉन्ड होता है उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ये पाई बॉन्ड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ही कोई एल्किन इसके पास में आती है, वो हेलोजन कोई पास में आती है, तो पास वाली हेलोजन है उस पर तो पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव आ जाता है। किसके कारण, इन पाई बॉन्डों की अधिकता के कारण। क्योंकि मैंने तुम्हें समझाया था कि जो सी होते हैं, इनकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसे होते हैं, इधर के पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर। तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं, यानी बाहर की तरफ होते हैं ये इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। तो जैसे ही इसके पास में कोई हेलोजन आएगा तो उसके अब्र में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका ध्रुवीकरण हो जाएगा। तो ये इसका ध्रुवीकरण हो गया, ठीक है। एल्कीन के संपर्क में आते ही हेलोजन का क्या हो गया, ध्रुवीकरण। एल्कीन के संपर्क में आते ही हेलोजन का ध्रुवीकरण हो गया। ध्रुवीकरण होते ही
अब तुम्हें पता है कि ध्रुवीकरण होते ही और पाई बंद होते हैं वो क्या होते हैं भाई, अत्यधिक अत्यधिक सक्रिय होते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। क्या होते हैं, पाइबंद बहुत जल्दी टूट जाता है। तो इसमें जो जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, अटैक करेगा। सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रॉन किस पर अटैक करेंगे, पॉजिटिव चार्ज पर। पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करते ही तो एक तो क्या हो जाएगा भाई, जो पॉजिटिव चार्ज है वो अटैक करेगा। तो ये जो बॉन्ड है इसमें देखो एक तो नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। इसमें से जो पॉजिटिव हिस्सा है नेगेटिव, ये अरे यार ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव हिस्सा है इस पर जाके जुड़ जाएगा। किस पर, इस पर जाके जुड़ जाएगा। और माइनस एक्स है जो बाहर निकल जाएगा। तो ये कैसे जुड़ेगा, इस तरह, इस पर आके ये जुड़ गया। ठीक है, ये जुड़ गया है ना। तो देखो ये जुड़ता है। अब ये जुड़ते ही क्या करेगा समझो, आगे के पेज में देखो, इसकी मैकेनिज्म थोड़ी अटपटी है। अटपटी है, हुआ क्या, हुआ देखो ये है कि ये एल्कीन था, जैसे ये हेलोजन के संपर्क में आएगा इसको आंशिक रूप से प्रतिकर्षित हो, इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरह। तो इस जो नेगेटिव वाला है ना, इस नेगेटिव पर देखो इसका ध्रुवीकरण हुआ और इसका बॉन्ड टूट जाता है। ये बॉन्ड टूटता है। ये बॉन्ड टूटते ही क्या बना देगा समझो, ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा। इसमें से देखो एक्स माइनस तो बाहर निकल जाएगा और ये बॉन्ड टूटते ही इस पर एक पर तो पॉजिटिव, वो आंशिक नहीं, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव आ जाएगा। अब जो नेगेटिव हिस्सा है उस पर जो पॉजिटिव वाला है ये अटैक करेगा। कौन सा, ये पॉजिटिव वाला इस पर चला जाएगा और इस पर जाते ही ये क्या बना देगा, ये नेगेटिव था इस पर पॉजिटिव एक्स जुड़ गया। अब जुड़ गया ना, तो इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया। इसको नेगेटिव से दिखा दो, इसको पॉजिटिव से दिखा दो, दिखाना चाहो तो, इतना कोई ज़रूरी भी नहीं है। पर इसके पास क्या है, लोन पेयर कितने, 7 भाई, एक दो भी नहीं है, 6 लोन पेयर है। तो इनमें से जो ये 2 लोन पेयर है ये क्या है, देखो ये नेगेटिव वाला था ये पॉजिटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये वाला इसको इलेक्ट्रॉन देता है अपने। ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट, क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस पर है ना, जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये ऐसी संरचना बन जाएगी। क्यों, क्योंकि इस पास पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी और यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा। देगा क्यों, क्योंकि ये लेगा, कोशिश करेगा इससे छीनने की। कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज अस्थायी है, ये इस हेलोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा हेलोजन, इसको भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब हेलोजन कितना बड़ा परमाणु, हेलोजन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, ये बात तुम्हें पता है। तो अब ये एक्स माइनस है, एक्स माइनस। अब देखो एक्स माइनस क्या इधर से अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि देखो इसकी ईएन ज्यादा, इसकी ईएन ज्यादा, क्योंकि ये भी तो एक हेलोजन है, ये भी तो एक हेलोजन है, इसकी ईएन ज्यादा, इसकी ईएन ज्यादा। तो इस रास्ते से अटैक नहीं करता है, ये एंटी साइड से अटैक करता है। तो इसे एंटी एडिशन भी कहते हैं, एंटी एडिशन। तो ये इस साइड से जाएगा और इस पर अटैक करेगा। किस पर, इनमें से किसी एक पर अटैक करेगा। मान लो इसने इस पर अटैक कर दिया तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा। देखो किस प्रकार से, ये एक्स और ये एक्स, ये बन जाएगा, है ना। ये क्या है, प्रोडक्ट है। हुआ क्या इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में सबसे पहले एल्कीन, एल्कीन का जो पाई बॉन्ड होता है ये टूटता है। ये पाई बॉन्ड इसके संपर्क में आता है हेलोजन के, इस पॉजिशन से इसको आंशिक पॉजिटिव, इसको आंशिक नेगेटिव दे देता है। जब ये पाई बॉन्ड टूटता है तो इस पर आता है पॉजिटिव, इस पर आता है नेगेटिव। ये जब पॉजिटिव है ये इस नेगेटिव पर अटैक करता है, नहीं जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव पर, ये वाला अटैक होता है, ये वाला। और ये बॉन्ड टूट जाता है। ये बॉन्ड टूटते ही और इस नेगेटिव पर ये अटैक करेगा पॉजिटिव, तो ये हेलोजन बन जाएगा। और इस पर देखो पॉजिटिव वाला अभी भी बचा है, तो ये पॉजिटिव वाले को अपना लोन पेयर देगा। तो ये एक
ऐसी संरचना बन जाएगी एक्स, और इस पर पॉजिटिव आएगा एक्स पर। अब ये जो एक्स नेगेटिव बचा है, ये नेगेटिव इस पर अटैक करेगा विपरीत दिशा से और ये बना देगा प्रोडक्ट। सीधी सी बात ये है काम की बात, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें क्या बन रहा है, इसमें मध्यवर्ती क्या बना, मध्यवर्ती बन रहा है ये चीज। क्या चीज, ये चीज देखो, ये चीज मध्यवर्ती जिस पर पॉजिटिव है, मतलब मध्यवर्ती इसमें जो मध्यवर्ती क्या बना, इस रिएक्शन में मध्यवर्ती बना हेलोजन पर पॉजिटिव वाला, यह मध्यवर्ती बना है इसका, है ना। ये एक साइक्लिक कंपाउंड भी बना है क्योंकि 3 की रिंग है ना इसमें, साइक्लिक कंपाउंड बना है। तो इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं साइक्लिक हेलोनियम आयन। क्या कहते हैं, साइक्लिक हेलोनियम आयन। क्या कहते हैं भाई, साइक्लिक हेलोनियम आयन, चक्रीय हेलोनियम आयन, चक्रीय हेलोनियम आयन। क्या कहते हैं इसे, चक्रीय हेलोनियम आयन कहते हैं। और ये नॉन रीअरेंजेबल होता है, ऐसे नहीं कि ये इधर चल जाएगा, कार्बन पर नहीं जाता है, ये नॉन रीअरेंजेबल है, नॉन रीअरेंजेबल होता है। कैसा होता है, नॉन रीअरेंजेबल होता है, ठीक है। इसकी त्रिविम रसायन समझो, स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से इसकी त्रिविम रसायन क्या है, त्रिविम रसायन। ये एक एंटी एडिशन रिएक्शन है क्योंकि जो लास्ट वाला हेलोजन है वो एंटी दिशा से काम करता है, यानी ये एंटी एडिशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, एंटी एडिशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है भाई, एंटी एडिशन। और इसको क्या कहते हैं, TAM, टेम कार। इस रिएक्शन की ट्रिक होती है टेम और कार। टेम कार, टेम का मतलब होता है ट्रांस, है ना, और ए का मतलब होता है एडिशन, एम का मतलब होता है मीजो, है ना, सी का मतलब होता है सिस, इसका मतलब होता है एंटी एडिशन, इसका मतलब भी एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन। और आर का मतलब होता है रेसेमिक मिक्सचर। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, इसका सीधी सी बात है, अगर ट्रांस प्रोडक्ट हुआ, अगर कोई चीज बनी और उससे बन रहा है ट्रांस, तो वो देगा मीजो कंपाउंड। अगर सिस सिस है और सिस का एंटी एडिशन हुआ तो वो देगा रेसिमिक मिक्सचर। कैसे देगा वो तुम्हें मैं बता दूंगा बाद में। क्या बता दूंगा इसके एग्जांपल्स में बाद में। तो इसके एग्जांपल्स लें अपन इस रिएक्शन के। तो देखो इस रिएक्शन के एग्जांपल लो, +X2 का योग कराओ, सीधी सी बात है, एक एक्स इधर एक एक्स इधर, सीधी सी बात है। तुम्हें आता है ये करना, आता है ये करना, आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है ना। आता है ना। तो तुम देखो छोटी मोटी रिएक्शंस तो तुम कर लोगे, छोटी मोटी रिएक्शंस तो तुम कर लोगे, लेकिन अभी तुमने जो पहले HX का योग वाली रिएक्शन पढ़ी थी ना, HX योग रिएक्शन, देखो छोटी मोटी रिएक्शंस कैसी रिएक्शंस, देखो CH3 CH2 CH2 ओ CH और CH2, इस पर तुम Cl2 का योग करा दोगे, क्या दिक्कत है, CH3 CH Cl CH2 Cl हो गया। ये छोटे मोटे रिएक्शंस का एग्जांपल्स तो तुम कर लोगे, इसमें अच्छा एग्जांपल समझो, अच्छा एग्जांपल मतलब देखो अभी तुमने HX का योग वाली रिएक्शन पढ़ी ना, पिछली रिएक्शन, वो क्या थी कि उसमें कोई भी RCH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन तुम HBr से कराओ या HX से कराओ, या इसको कह दो X Y, X पॉजिटिव होता है इसमें, Y नेगेटिव होता है, जैसे इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, XY से रिएक्शन कराते हैं ना ऐसे से, तो मार्कोनिक MKW रूल से, MKW से जो पॉजिटिव वाला होता है वो किससे जुड़ता है, इससे, और नेगेटिव वाला होता है वो इससे जुड़ता है। पॉजिटिव वाला हिस्सा है वो अधिक
H वाले से जुड़ता है मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार, तो HCH, और इसमें जुड़ेगा ये Y क्या होगा Br, और ये क्या होगा CH2X। ठीक है, X जो पॉजिटिव हिस्सा है वो किससे जुड़ रहा है, इससे। तो अब यही रिएक्शन, मेरी बात समझो, अगर इसी रिएक्शन को RCH CH2 और इससे करा दी जाए, किससे, ClBr से, ClBr, ये भी तो X2 है, इसमें देखो Cl भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन है, पर देखो Cl की n ज़्यादा होती है, तो इस पर आएगा आंशिक नेगेटिव, इस पर आता है आंशिक पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव वाला हिस्सा किधर जाता है, जहाँ अधिक H होते हैं, MkW से, MkW से Cl वाला कहाँ जाएगा, जहाँ अधिक पॉजिटिव होता है, तो RCH, और इस पर आएगा Cl, और इधर आएगा CH2Br। ठीक है, ये भी तो HX, ये भी तो योग हुआ है, बिल्कुल हुआ है कि नहीं हुआ, बिल्कुल। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, CH3C CH2 CH3। अब मैं इसमें तुम्हें योग करा रहा हूँ दमादम। पहला योग कराओ Cl2 का, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, सीधी बात है। CH3 CH2 Cl और CH3, कोई दिक्कत है नहीं। कैसा बना, विस्नल डाई हैलाइड बन गया, बना कि नहीं बना, बल गया। अगला एग्जाम्पल देखो, इसमें करा दो तुम Br2 का योग, तो सीधी बात है CH3C CH2 Br और CH3, ये विसिनल डाइब्रोमाइड बन गया, विसिनल डाइब्रोमाइड बन गया। I2 का योग कराओगे ना तुम, तो यहाँ एक लपड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, लपड़ा। क्या लपड़ा हो जाता है, I2 की साइज होती है बहुत ज़्यादा बड़ी, I2 की साइज क्या होती है भाई, बड़ी। तो ये जैसे ही बनेगा तुम्हारा आई, तो ये दोनों आई आपस में जुड़ के नहीं और उड़ जाएंगे, क्या होगा, उड़ जाएगा, I2 बन जाएगा, और प्लस वापस से CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3 वापस से, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, विसिनल टेरेब्रोमाइड। कारण क्या है, इसकी साइज बहुत बड़ी होती है, ये इससे फिट हो ही नहीं पाता है, ये आपस में ही फिट हो पाते हैं, त्रिविम बाधा। कारण क्या है, त्रिविम बाधा अनस्टेबल होता है, ये चीज़ें अनस्टेबल होती है। ठीक है, अब योग कराओ तुम आई और Cl का, देखो दो आई पास पास हो तभी त्रिविम बाधा लगती है, एक आई पर नहीं लगती है, एक आई पर नहीं लगती है ना। तो देखो ICl, आई की एन हो, देखो Cl की एन ज़्यादा होती है, तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, तो किससे योग कराओ, पॉजिटिव वाला MkW से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव वाला इस पर जाएगा, और बड़े जहाँ पर ज़्यादा H है, जहाँ पर ज़्यादा H है, सीधी बात है CH3C CH2, और ये आई, और यहाँ Cl, और यहाँ CH3। अब ये दोबारा I2 नहीं बनाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी साइज कम है, इसकी ज़्यादा है, तो एक की कम है तो जल जाता है, दो बराबर के बड़े बड़े नहीं जलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेबल होता है। ठीक है, अब तुम एक और रिएक्शन करा दो NOCl की, देखो इसमें NO नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि O की एन ज़्यादा होती है, किसकी एन ज़्यादा होती है, O की। तो देखो पॉजिटिव वाला किस पे जाएगा, जहाँ अधिक एच है, तो अधिक एच कहाँ है, यहाँ पर, तो यहाँ जाएगा पॉजिटिव वाला। तो देखो CH3C CH2 Cl और NO और CH3, ये NOCl क्या होता है, इसे कहते हैं टिल्डेन अभिकर्मक, टिल्डेन अभिकर्मक। अभी तुम्हें मैंने क्या बताया था, पैलेडियम सी, इसे कहते हैं लेंडलार अभिकर्मक, लेंडलार अभिकर्मक, है ना। और ये है टिल्डेन अभिकर्मक, है ना। एक टॉलन अभिकर्मक भी होता है, मतलब कौन सा होता है टॉलन में, एक फेलिंग विलियन होता है, बहुत सारे होते हैं ना। ये टिल्डेन अभिकर्मक है, क्या है टिल्डेन, और ये क्या है लेंडलार अभिकर्मक। पीडीसी क्या है, लेंडलार। जितना याद करो, देखो रटने से कुछ नहीं है, जितना बार यू दिमाग में, जितनी बार एग्जाम्पल में यूज होगा उतनी बार ज़्यादा याद होगा। ठीक है, अब देखो रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं हाइड्रोकार्बन में, तुम्हें पिछला भी रिवाइज कर लेना चाहिए हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस का। ठीक है, पिछली भी रिएक्शंस के रिवाइज करो, है ना, पिछली भी रिवाइज करो।
अब देखो, अब नई चीज समझो। क्या? नई चीज समझो तुम। अब अपन देखो, अब किसका योग कराएंगे? अब वो योग कराएंगे इस चीज का। देखो, X2 प्लस H2O, इन दोनों को मिक्स लेके, किसको? X2 प्लस H2O को मिक्स। इसमें F नहीं होना चाहिए, F2 नहीं होनी चाहिए। X2 में कौन सी होनी चाहिए? Cl2 हो जाए, Br2 हो जाए, I2 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर F2 नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि F की EN बहुत ज़्यादा होती है। F F की EN बहुत ज़्यादा होती है। तो इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनता है? HOX। क्या बनता है? HOX। इसमें O की EN ज़्यादा होती है 3.5, और इसकी EN 3, इसकी 3 2.8, इसकी 2.6 और 1 के समथिंग होती है शायद, कितनी भी होती है, पर 3 से तो कम ही होती है। तो इस पे तो आता है पॉजिटिव चार्ज, इस पर आता है नेगेटिव चार्ज, HOX। अब HOX का योग करा दो। किसका? HOX का। तो सीधी सी बात है, जैसे Cl2 प्लस H2O की रिएक्शन कराएं तो क्या बनता है? HCl प्लस HOCl। HOCl को क्या कहते हैं? ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ये पी ब्लॉक की रिएक्शन है। पी ब्लॉक की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है भाई? पी ब्लॉक की रिएक्शन है ये। HOCl इसे कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस किसकी रिएक्शन है भाई? ये पी ब्लॉक की रिएक्शन है, हाइपोक्लोरस एसिड। X2 प्लस HOCl। ऐसे ही देखो, Br2 प्लस H2O, इसकी रिएक्शन कराएं तो ये बनेगा HBr प्लस HOBr। यह है हाइपोब्रोमस एसिड। क्या बनता है? हाइपोब्रोमस एसिड, है ना? तो ठीक है ना? ठीक है। अब देखो नॉर्मली, तो इसमें देखो क्या होगा। इसमें होगा क्या? सीधी सी बात है कि जैसे CH और CH3, ठीक है, और ये CH3। अब इसमें देखो रिएक्शन कराई जा रही है, तो देखो इसकी Cl2 और H2O से रिएक्शन कराएंगे। इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनता है? HOCl। HO और Cl बनता है। क्या बनता है? HOCl। तो इसमें से कोई ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ये नेगेटिव पार्ट होता है। तो देखो पॉजिटिव पार्ट कहाँ जुड़ता है? डबल बॉन्ड तोड़ते हैं तो अधिक H, इन दोनों में अधिक H की तरह इधर, तो ये पॉजिटिव जाएगा इधर, नेगेटिव जाएगा इधर। सीधी सी बात है, वो नहीं होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होता है। CH3COH CHCl CH3, ठीक है। अब मैं इसी की रिएक्शन करा रहा हूँ एक और, किसी का Br2 प्लस H2O से, तो ये बना देगा HOBr। क्या बना देगा भाई? HOBr। अब HOBr बनेगा तो देखो Br पॉजिटिव ये है, तो सीधी सी बात है CH3 CH3, इस पर तो आएगा Br और यहाँ आ जाएगा OH, और ये हो जाएगा CH3, ये बन जाएगा। ठीक है। अब देखो मैं तुम्हारी रिएक्शन करा रहा हूँ नॉर्मल Br2 से CCl4 की उपस्थिति में। वो पहले करा रहे थे ना अपन, तो Br2 की CCl4 से रिएक्शन करा रहे थे ना अपन, तो क्या बन रहा था? CH3 और CH3, और इस डबल बॉन्ड है ना, इसकी जगह पे एक Br यहाँ, एक Br यहाँ। सीधी बात, ये तो पहले वाली रिएक्शन थी नॉर्मल अपनी, नॉर्मल यही रिएक्शन तो बड़ी। तो इसमें देखो Br2 ब्रोमीन वाटर है ये Br2 क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, इसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो ये एक प्रैक्टिकल भी होता है अपना। क्या होता है? प्रैक्टिकल। क्या होता है ये अपना? प्रैक्टिकल। इसे कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या कहते हैं भाई? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, क्या कहते हैं इसको? ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी कहते हैं। ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है कि अगर तुम्हें कोई कंपाउंड दिया जाए, सिंपल समझो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया, और तुम्हें उसमें पहचानना है कि वो संतृप्त है या असंतृप्त,
यानी तुम्हें असंतृप्तता की पहचान करनी है। असंतृप्तता क्या होती है? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की। किसकी? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की। तो तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें अगर डबल बॉन्ड हुआ, ये डबल बॉन्ड उपस्थित हुआ, तो तुम्हें पता है कि ब्रोमीन, ब्रोमीन का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का। तो देखो ये असंतृप्त यौगिक, इसमें तुम ब्रोमीन वाटर में इसे पटक दो। किसमें? ब्रोमीन वाटर। और विलायक क्या है यहाँ पर? CCl4 विलायक है। ब्रोमीन वाटर की बूंद डाल दो उसमें, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें CCl4 विलायक ले लिया। विलायक के अंदर तुमने एक दो बूंद किसकी डाल दी? इस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसकी डाल दी, और ऊपर से तुमने ब्रोमीन वाटर टेस्ट डाल दिया। ब्रोमीन कैसा है? ब्रोमीन क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर की। क्या होती है? रेडिश ब्राउन कलर की एक लिक्विड होती है। लिक्विड, अब लिक्विड है इसलिए इसे ब्रोमीन वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोमीन का पानी। क्या कहते हैं? ब्रोमीन का पानी। तो इसमें क्या होगा? ये ब्रोमीन इससे जुड़ जाएगी और क्या बना देगी? ये बना देगी Br। Br, ये असंतृप्त यौगिक संतृप्त में बदल जाएगा। संतृप्त में बदल जाएगा, यहाँ बनाना संतृप्त में ऐसे ऐसे बदल जाएगा। मतलब ये तो अब देखो, इसमें अगर ये कैसा है? ब्रोमीन वाटर है जो रेडिश ब्राउन कलर का है, लेकिन ऐसे इससे जुड़ते ही ये कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है? कलरलेस। तो अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में असंतृप्त यौगिक हुआ, तो ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर है वो कलरलेस हो जाएगा, कलर गायब हो जाएगा। इसे कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। मतलब अगर एल्कीन हुई, यानी उसमें कोई भी डबल बॉन्ड हुआ या फिर उसमें कोई भी ट्रिपल बॉन्ड हुआ, तो ये वो टेस्ट देते हैं, है ना। ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो कलरलेस सॉल्यूशन होगा, है ना। अगर एल्केन हुई, यानी सिंगल बॉन्ड वाला कोई भी कंपाउंड हुआ, है ना, सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड हुआ, तो ये यानी ये इसका जो रेडिश ब्राउन कलर है वो नहीं जाएगा। लेकिन डबल बॉन्ड हुआ, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो ये देगा। तो अब कौन कौन देते हैं उसका समझ लो। एक तो देखो एल्कीन देता है ये टेस्ट, है ना। एक देती है ये एल्काइन, है ना। और एक देती है रिंग, तीन की रिंग, ओनली तीन की रिंग, तीन की रिंग। क्या देती है? तीन की रिंग। एल्कीन, एल्काइन और तीन की रिंग। तीन की रिंग प्लस ब्रोमीन वाटर, तो अपन को कलरलेस सॉल्यूशन मिल जाएगा। कलरलेस सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसे कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये तुम्हारी जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है ना, प्रैक्टिकल CHEM, उसका एक टेस्ट भी है। क्या है? टेस्ट भी है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर गायब हो जाना। ठीक है, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी हो गया तुम्हारा, है ना। देखो, है ना, लेकिन एक बात याद रखना, तुम कहो कि बेंजीन क्या ये टेस्ट देगा? बेंजीन हो या फिर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि उनमें भी डबल बॉन्ड होता है, उनमें भी डबल बॉन्ड होता है, तो वो नहीं देते हैं। क्योंकि एरोमेटिक जो होते हैं ना, एरोमेटिक, एरोमेटिक उनके जो डबल बॉन्ड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देते। एरोमेटिक यौगिक कोई भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देगा, सिर्फ एलिफेटिक यौगिक देते हैं, और एक तीन की रिंग देती है बस। ठीक है, एरोमेटिक यौगिक नहीं देते हैं। ठीक है, और इस रिएक्शन में देखो, ब्रोमीन का कलर कैसा था? इसके पास रंजक था। ब्रोमीन के पास क्या था? रंजक। रंजक कैसा था? रेडिश ब्राउन कलर का रंग था, है ना, रंग था। लेकिन बाद में ये रंग गायब हो रहा है, तो इस रंजक का क्या हो गया? विरंजन। क्या हो गया? विरंजन। तो इसे ब्लीचिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग, BLITCHING। ब्लीचिंग का मतलब होता है विरंजन। क्या होता है? विरंजन। तो रिएक्शन में ब्रोमीन सॉल्यूशन का क्या हो जाता है? इसमें ब्लीचिंग। अब तुम्हें वो मैंने तुम्हें बताई थी ना, TAM और CAR, उसका काम समझा देता हूँ तुम्हें, उसको भी समझ लो। तो देखो, एंटी, ये एक एंटी एडिशन, मतलब जो X2 का योग था, ये X2 का योग वाली रिएक्शन थी, ये एंटी एडिशन रिएक्शन भी थी। क्या थी? एंटी एडिशन। क्या थी? ये एक एंटी एडिशन रिएक्शन भी थी कि नहीं थी भाई? बिल्कुल थी। इसमें क्या थी? एंटी एडिशन रिएक्शन भी थी कि नहीं थी भाई? हम्म? थी कि नहीं? बिल्कुल थी। तो देखो, अगर तुम्हें इस मतलब
आ रही है, जैसे ये अपन ने CH3CH CH3, ये कैसी एल्कीन है? ब्यूटेन। अपने एनसीईआरटी में यही एग्जाम्पल है, पर इसके अलावा भी कोई भी ले सकता है वो, प्लस X2, और इसका योग करा रहे हैं अपन CCl4 में, तो ये एक नॉर्मल है, X2 का योग है, X2 की एडिशन वाली रिएक्शन है। अब इसमें क्या होता है, देखो ये एक ऐसा ऐसी एल्कीन है, एक ऐसी एल्कीन है जो सिस और ट्रांस देती है। इसके सिस रूप भी होता है, इसका ट्रांस रूप भी होता है कि नहीं होता भाई? बिल्कुल होता है। तो इसका देखो सिस और ट्रांस रूप होता है, तो इसमें देखो क्या होगा, देखो CH3 CH CH CH3, देखो एक तो बन जाएगा X, एक X, ये एक एंटी एडिशन रिएक्शन है। हकीकत में X इधर जाता है, तुम्हें पता हो तो, जाता है कि नहीं जाता? एंटी एडिशन एक नीचे जुड़ेगा तो एक ऊपर जुड़ता है, मान एंटी एडिशन का मतलब ही तो यही होता है, मतलब यही तो होता है कि नहीं होता? हाँ, तो देखो इस पर एक CH3 लगा है, इस पर एक H ग्रुप लगा है, एक X ग्रुप लगा है, और एक ये पूरा ग्रुप लगा है, तो ये एक क्रेल कार्बन, ये एक क्रेल कार्बन। तो देखो क्रेल कार्बन ये प्लस माइनस के रूप में होगा, ये भी प्लस माइनस के रूप में होगा, दो दो क्रेल कार्बन है, दो दो क्रेल कार्बन है, तो ये कैसे भी हो सकता है, ठीक है, कैसे भी जुड़ सकता है। तो अब देखो, अब काम आता है, ये क्या काम आता है, टेम और कार। टेम का मतलब ट्रांस, एंटी एडिशन करके क्या बनाएगा, मीजो रूप, सिस एंटी एडिशन करके क्या देगा, रेसिमिक मिक्सचर, क्या देगा, रेसिमिक मिक्सचर। तो इसका एग्जांपल अब समझो, देखो अगर तुम्हें ये ब्यूटेन सिस दिया है या ट्रांस दिया है, इस पर निर्भर करेगा। तो ये ब्यूटेन तुम्हें दे दिया भाई, सबसे पहले दे दिया ट्रांस, क्या दे दिया, ट्रांस। तो देखो ट्रांस एंटी एडिशन से मीजो कंपाउंड देगा। मीजो क्या होता है, मीजो ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें ये एक्स एक्स एक तरफ होंगे, क्या होंगे, एक्स एक्स एक तरफ होंगे, क्या होंगे, एक्स एक्स एक तरफ होंगे। तो देखो ये CCl4 बीजो कंपाउंड देगा, CH3 एच, नहीं एक्स एच, एक्स एच और CH3, ये मीजो कंपाउंड दे दिया। बीजो का मतलब होता है दोनों ये ग्रुप हो एक तरफ हो, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन है जो सारे एक तरफ हो, तो वो उसे कहते हैं मीजो कंपाउंड। तो TAM ट्रांस, ये ट्रांस, ट्रांस एल्किन क्या देगा, ट्रांस का एंटी एडिशन मीजो रूप देगा। और जो सिस हुआ, ये सिस हुआ, तो ये CCl4 की उपस्थिति में क्या देगा, रेसिमिक मिक्सचर, क्या देगा, रेसिमिक मिक्सचर, यानी एक बार HX ऐसे और XH ऐसे, CH3 और एक बार XH HX CH3। तो देखो इसमें एक डी है और एक एल है, क्या है, एक डी है और एक एल है, ये है रेसिमिक मिक्सचर। इसमें 50% ये बनेगा और 50% ये बनेगा, ठीक है, ये एक रेसिमिक मिक्सचर देगा, ठीक है। तो टेम कार का ऑप्शन समझा है, सिर्फ काम आता है X2 योग में, किसमें काम आता है, X2 योग में। तो टेम कार भी तुम्हें समझ आ गई है अपनी, है ना, टेम कार ट्रिक है एक, है ना। अब थर्ड एग्जांपल है इसका, एडिशन ऑफ H2O। देखो अपन ने एडिशन ऑफ HX पढ़ लिया, है ना। देखो इलेक्ट्रॉन योगज अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं ना अपन, इलेक्ट्रॉन योगज अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाएं, तो उनमें पहली पढ़ ली अपन ने HX का योग, दूसरी पढ़ी अपन ने X2 का योग, तीसरी पढ़ेंगे अपन H2O का योग। कौन सी, H2O का योग, किसका, H2 का योग। तो देखो एडिशन और ऑफ H2O, देखो H2O का योग कई प्रकार से करा सकते हैं। एक तो अपन H2O का योग कराएं किसी अम्ल की उपस्थिति में, तो पहला तरीका है अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। कैसा है, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, योजन अम्ल की उपस्थिति में, यानी कोई भी H+ की उपस्थिति में, तो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोजन अम्ल उत्प्रेरित, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन
ACH, क्या है ACH। दूसरा है हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण, है ना। इस ये क्या है हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण, है ना। ये HBO हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीडेशन, है ना। तीसरा है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण। ये भी रिएक्शन तो मैंने BSc में पढ़ी होगी। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण बीमर्क्यूरीकरण, इसको कहते हैं OMDM। देखो ये दोनों रिएक्शन NCERT में नहीं है तो अपने कोई काम की नहीं है, बस पहले थी आज से 10 साल पहले 15 साल पहले तब थी ये रिएक्शंस, तो इसके PYQ मिल सकते हैं अपन को, तो इसलिए अपन इन दोनों रिएक्शन को हल्का हल्का पढ़ेंगे। अपने काम की तो बड़ी यही है, अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन। कौन सी है काम की? अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन ही काम की रिएक्शन है अपने, ठीक है। अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन, ठीक है। तो पहली एक इसमें अपन पहली पढ़ रहे हैं अम्ल उत्प्रेरित अम्ल कैटेलाइज्ड हाइड्रोजन ACH रिएक्शन। कौन सी? ACH। तो इसमें क्या होता है कि एल्कीन पर किसकी अभिक्रियाएं रहे? एल्कीन की, तो एल्कीन की रिएक्शन कराएंगे, किससे कराएंगे? H2O का योग पढ़ रहे हैं तो H2O से रिएक्शन कराएंगे। अब अम्ल उत्प्रेरित अम्ल कौन सा हो सकता है? HCl से निकल जाए तो सबसे पहले अच्छा लिया जाता है H2SO4 से। H2SO4 क्या देगा? H+, तो यह अम्ल उत्प्रेरित हो गई। इसमें सीधा सा ही बात है, इस रिएक्शन में एक तो H जुड़ेगा और एक तरफ OH जुड़ेगा और बन जाएगा एल्कोहल। तो ये एक एल्कोहल निर्माण की अभिक्रिया भी है। क्या है? एल्कोहल निर्माण की अभिक्रियाएं भी हैं। तो इसमें 3 पदों में ये पूर्ण होती है अभिक्रिया। पहला पद इसका देखो मैकेनिज्म का, इसकी मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है भाई? सीधी सी बात है, ये सबसे पहले H+ आएगा, किसका? इसका H+ आएगा। ये H+ इस पे जुड़ेगा, किसी ना किसी एक से तो जुड़ेगा ही भाई। तो जिससे जुड़ा उसके साथ बना देगा कार्बोकैटायन और ये क्या करेगा? रीअरेंज। क्या करेगा? सबसे पहले रीअरेंज करेगा, ठीक है। फिर स्टेप 2 आएगा अपना। स्टेप 2 में जो ये कार्बोकैटायन, देखो ये एक RDS भी है, इसका वेग निर्धारक पद भी है। ये क्या है? वेग निर्धारक पद भी यही है, ठीक है। तो देखो CH और जो ये कार्बोकैटायन बना है, इस कार्बोकैटायन पर जो H2O कैसे होता है? OH। इसको ये इस पर ये होते हैं लोन पेयर दो, या इसको ऐसे भी लिखते हैं OH2 और 2 लोन पेयर को दिखाओ। मतलब अपन को O को दिखाना है, सीधी बात है, O को दिखाना है, सीधी बात है। क्या दिखाना है? O को। तो इस पर ये O दिखा दिया अपन ने H2 और इस पर क्या है? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर इनको अट्रैक्ट करेगा, है ना। इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। अधिक अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व से कम इलेक्ट्रॉन घनत्व की तरफ तीर जाता है इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो ये भी रिवर्सिबल स्टेप होता है। इसमें ये बन जाएगा OH2 और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। OH2 पॉजिटिव कभी भी स्टेबल नहीं होता, इसमें से OH2 पॉजिटिव कभी भी स्टेबल नहीं होता। तो इसमें से होगा क्या? तो ये थर्ड स्टेप हो जाएगा इसका पॉजिटिव। अब इसमें से OH2 पॉजिटिव है, मतलब दो दो H है, एक ये H ये H। तो ये बंद तो अपन ने बनाया है, ये बंद तो अभी बनाया है, ये बंद तो इस बंद को तो तोड़ेंगे नहीं, इसमें से एक बंद को तोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? CH OH+H+ और इसके तो ये तो बन गया अल्कोहल। ये H+ ऐसे कैसे निकल गया? तो ये क्या है? कैटलिस्ट। जैसे आया वैसे निकल गया H+, तो ये क्या है? कैटलिस्ट। तो ये हो गई रिएक्शन। बस 3 स्टेप है। सबसे पहले H+ जोड़ दिया, कार्बोकैटायन बनाओ, फिर H2O का योग करा दो, फिर उसमें से एक H हटा दो। ये तुम्हारी अम्ल उत्प्रेरक अभिक्रिया हो गई। इसमें जो रिएजेंट लिया है, रिएजेंट इसमें जो रिएजेंट लिया है वो क्या है? H2O है,
H प्लस की उपस्थिति में H प्लस किससे आ रहा है भाई, किसी भी अम्ल से आ रहा है, किससे आ रहा है भाई, अम्ल से। तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, या इसको लिखने का तरीका H3O प्लस है कि H2O H प्लस के साथ योग करके ये बना दिया। या इसको लिखने का एक और तरीका है कि डाइल्यूट डाइल्यूट क्या ले लो, H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 मतलब H2SO4 कम है पर पानी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, तो वो यही तो है ना, डाइल्यूट H2SO4। ठीक है। तो इसमें जो इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती क्या बनाए, मध्यवर्ती देखो ये क्या बनाए, कार्बोकैटायन बनाए। तो इस रिएक्शन की रिएक्शन की क्रियाशीलता, जो एल्कीन की क्रियाशीलता है वो किस पर निर्भर कर रही है, इस एल्कीन की जो क्रियाशीलता है वो किस पर निर्भर कर रही है, इससे बने कार्बोकैटायन पर। किस पर निर्भर कर रही है, इससे बने कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर निर्भर कर रही है। तो तुम्हें इसकी स्टेबिलिटी तुमसे पूछी जाए तो तुम जितनी भी देखो, अब देखो कोई रिएक्शन की स्टेबिलिटी पूछी जा रही है कि ACH रिएक्शन कौन फास्ट देगा, ACH कौन फास्ट देगा, तो तुम्हें मैं 3-4 कार्बोकैटायन दे रहा हूँ, एक CH3 है ना, डबल बॉन्ड CH2, एक दे रहा हूँ मैं CH2, एक दे रहा हूँ CH3 CH3। तो इनमें से देखो कौन ज़्यादा फास्ट देगा, देखो इसका कार्बोकैटायन बनाओ, इसका कार्बोकैटायन क्या बनेगा, ये पॉजिटिव, इसका CH3 CH2 पॉजिटिव है ना, ये CH3, इस पर देखो CH3 CH2 CH पॉजिटिव CH3, ये CH2 है ना। तो देखो इसका 2 डिग्री, इसका 1 डिग्री, इसका 3 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। तो उस रिएक्शन की क्रियाशीलता देखी जाए तो 3 नंबर पहले, फिर 2 नंबर और नहीं है ना। तो देखो क्रियाशीलता में देखो ये 3 डिग्री वाला पहले, फिर 2 डिग्री वाला और फिर 1 डिग्री वाला। ठीक है, सीधी बात है, क्रियाशीलता उस पर निर्भर करेगी। अब देखो मेरी बात समझो, ये तुम्हारी रिएक्शन हो गई, इसके एग्जांपल्स देख लो तुम, है ना। है ना, तो देखो तुम देखो कोई भी इस रिएक्शन में देखो कार्बोकैटायन बन रहा है तो ये मार्कोनिकॉफ के नियम से होती है ये रिएक्शन। लेकिन अगर रीअरेंजमेंट करा रहे हो तो तुम्हें मार्कोनिकॉफ नियम लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कार्बोकैटायन का तुम रीअरेंजमेंट करा रहे हो ना, तो मार्कोनिकॉफ नियम कहीं भी मत लगाओ, सीधी बात है, मार्कोनिकॉफ नियम कहीं भी मत लगाओ अगर रीअरेंजमेंट करा रहे हो तो। ठीक है। देखो मेरी बात समझो, जब भी देखो मार्कोनिकॉफ क्या बता रहा है कि अधिक स्थायी उत्पाद कैसे बने। सैदजेव ने भी यही बताया कि अपन को कौन सा बनाना है, अधिक स्थायी उत्पाद। अधिक स्थायी कौन सा होगा, जिसपे अधिक ज़्यादा अल्फा एच होंगे, है ना। तो देखो रीअरेंजमेंट में भी तो क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट में भी तो अपन अधिक स्थायी कार्बोकैटायन को ले रहे हैं, है ना, ले रहे हैं। तो मार्कोनिकॉफ का नियम भी क्या कर रहा है, तो देखो तुम्हें मार्कोनिकॉफ नियम से ज़्यादा भरोसा करना है रीअरेंजमेंट पर। किस पर, रीअरेंजमेंट पर। तो तुम्हें जब भी मतलब तुम्हें कहीं दिखे कि हाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट कराओ उस रिएक्शन में। पर तुम्हें एफ ए फरार रिएक्शन थी ना, फरार रिएक्शन, वो H2O का पेरोक्साइड का योग, पेरोक्साइड के योग में जो उसमें तुम्हें रीअरेंजमेंट नहीं कराना है, उस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, बाकी रिएक्शंस में होता है। तो देखो इसमें देखो रीअरेंजमेंट कराना है तो अपन को क्या करना है भाई, देखो सीधी सी बात है, देखो RCH2 ये एल्कीन है, इस पर योग कराओ तो तुम्हें वो दे देगा H3O+। H3O+ देते ही समझ जाना है ये क्या है, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोजनीकरण है, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन है। क्या है, हाइड्रेशन, हाइड्रोजनीकरण नहीं, हाइड्रेशन। या फिर तुम्हें देगा वो H2OH+, या तुम्हें देगा वो डिल H2SO4। ये तीनों में से कोई एक चीज देगा, है ना, तीनों में से कोई एक चीज देगा, सीधी बात है ना। तो देखो RCH CH3 बना, देखो अब देखो इसमें से क्या देगा, पॉजिटिव। अब इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, एक तो ये बनेगा, या एक तो देखो ये बॉन्ड टूटेगा, तो एक तो ये बनेगा और एक बनेगा ये,
कौन सा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, ये अधिक स्टेबल है, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा। तो इसका तो सीधा सा कर दो यार रिएक्शन, क्या दिक्कत है। अब देखो सीधी बात बताता हूँ मैं तुम्हें, एक अच्छा एग्जांपल लेके सिखाता हूँ। अब तुम्हें इसमें H3O प्लस दे दिया, अब यानी वो ये ACH रिएक्शन है, ये ACH रिएक्शन है। तो अब इसमें देखो, तुम अगर मार्कोनिकॉफ का नियम लगाओ तो तुम्हें देखो क्या जोड़ना है, एक तो H प्लस जोड़ना है रिएक्शन में, और एक जोड़ना है तुम्हें OH माइनस। तो देखो H प्लस कहाँ जुड़ेगा, मार्कोनिकॉफ के हिसाब से इधर, है ना। मार्कोनिकॉफ से के हिसाब से अब अगर इस रिएक्शन को करें तो देखो CH3 CH CH और CH3 और ये OH नेगेटिव और ये CH3। मार्कोनी के नियम के हिसाब से ये प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन ये गलत है। क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट होता है। तो देखो सबसे पहले इस रिएक्शन में क्या बनाओ, कार्बोकेटाइन। देखो सबसे पहले बना दिया तुमने CH और CH2, ये वाला कार्बोकेटाइन बनाया, और एक बार बनेगा तुम्हारा ये वाला, ये वाला। अब इन दोनों में से कौन स्टेबल है, अपन को दिख रहा है कि ये स्टेबल है, तो इसको तो हटाओ, ये स्टेबल है। पर देखो इसमें अगर एक H का हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, एक H एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए, इसमें एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए, तो ये वाला रीअरेंजमेंट से ये वाला दे देगा, ये C और CH2 CH3 पॉजिटिव, ये वाला दे देगा। ये देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल। अब इसने जब ये वाला दे दिया, तो ये वाला अब इस H प्लस पर क्या लगेगा, तुम्हारा OH माइनस, तो ये वाला बनाएगा तुम्हारा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। इस पे 3 और 3 6 और 2 8 अल्फा H है। यहाँ पर देखो 1 और 3 4 अल्फा H है, यहाँ सिर्फ 2 अल्फा H है। समझ आई बातें, ये बात तुम्हें समझ आई ना, बिल्कुल बिल्कुल समझ आई, है ना। तो ये इस प्रकार से रिएक्शन हो रही है। तुम्हें क्या बनाना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के हिसाब से तुम्हें करना है, शिफ्टिंग करानी है भाई। शिफ्टिंग अगर हो रही है, तुम्हें दिख रही है कि शिफ्टिंग होगी, तो कराओ। रूल मत लगाओ, रूल अपन ने बनाए हैं। कंपाउंड रूल कभी फॉलो नहीं करता है, रूल अपन फॉलो करते हैं। मैंने तुम्हें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही बात बताई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड कभी रूल फॉलो नहीं करेगा, फॉलो अपन करेंगे रूल। अब अपन को देखना है कि कंपाउंड रूल फॉलो कर रहा है, तो रूल को लगाना है। अगर कंपाउंड रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो मत लगाओ भाई रूल। क्यों लगा रहे हो, क्यों दिमाग पचा रहे हो। अब जैसे ये एग्जांपल देखो, इसमें H3O प्लस दे दिया तुम्हें, H3O प्लस या H2O प्लस H प्लस, या फिर तुम्हें डिल H2SO4 दे दिया। डिल H2SO4 का मतलब यही है, इसका मतलब ये सारी चीज़ें बता रखी है मैंने तुम्हें। अब इसमें तुम्हें देखो सीधी सी बात है, इसको तोड़ना है तो कार्बोकेटाइन बनेगा। या तो H प्लस इधर लगाओ या इधर लगाओ, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, है ना। तो तुम्हें लगा दिया मैंने H प्लस, ये 4 की रिंग पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये का इसका रिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। रिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा क्या, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, और क्या बनाएगा, एक थर्ड CPM कार्बोकेटाइन बनेगा। CPM कार्बोकेटाइन, इसमें क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल हुआ है। अब देखो इस CPM में नहीं होता है, ये देखो इसमें तुम ये मत कर देना कि भाई अल्फा H लगा के मैं इसे ऐसे कर दूँ। ये लो भैया, अल्फा H बढ़ा दिए मैंने, अल्फा H बढ़ा दिए। यहाँ देखो, यहाँ तो सिर्फ एक अल्फा H है, यहाँ मैंने देखो 1 2 3 कर दिए, और ये देखो 2 यहाँ कर दिए, 2 यहाँ कर दिए, 3 2 5 2 7 अल्फा H कर दिए। अबे पहाड़ में गए तुम्हारे अल्फा H, यहाँ पहले डांसिंग रेजोनेंस था। यहाँ ये CPM कार्बोकेटाइन है ना, CPM कार्बन, इसमें डांसिंग था। अब इस ये तो मैंने पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ शिफ्ट करके तुम डांसिंग रेजोनेंसी खत्म कर दिया। अबे तुम्हारे अल्फा H क्या काम आएंगे, जब रेजोनेंसी तुमने खत्म कर दिया, रेजोनेंस ही खत्म कर दिया, तो अल्फा H धूड़ में काम आएंगे। तुम्हें पता है स्टेबिलिटी का क्रम एरोमेटिकता होती है, फिर रेजोनेंस होता है, फिर तुम्हारा अल्फा H होता है, फिर तुम्हारा आई प्रभाव होता है। तो रेजोनेंस से पीछे है अल्फा H, पहले रेजोनेंस को प्रायोरिटी दो ना। तो इसको रीअरेंज नहीं कराना है, ये खुद स्टेबल है भाई बहुत ज़्यादा। तो इसमें OH पे क्या जुड़ जाएगा, तो ये, और ये जो OH है, OH यहाँ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट। ठीक है,
और तुम्हें पता है कि एल्कीन की अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर कर रही है? वो तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर निर्भर करेगी, है ना। तो देखो अगली रिएक्शन है हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगली रिएक्शन क्या है? HBO रिएक्शन है ये, हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये देखो रिएक्शन तुमने शायद पढ़ी हो मेरे हिसाब से, है ना। तो इसमें देखो BH3 का योग किया जाता है। किसका? BH3 का। देखो BH3, ये BH3 का अष्टक अपूर्ण होता है भाई। क्या होता है? अपूर्ण होता है। इसमें देखो B के पास जो बॉन्ड होते हैं, एक H और एक H, इसके दो, दो चार, दो छः, ओनली छः इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो इसका अष्टक अपूर्ण है, इसका अष्टक पूर्ण है। तो ये अष्टक पूर्ण करने के लिए किसके रूप में पाया जाता है? डाइमर के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? डाइमर के रूप में। तो ये B2H6 के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? B2H6 के रूप में। और B2H6 की संरचना कैसी होती है? तो इसकी संरचना पता है कैसी होती है? इसकी संरचना ऐसी होती है, देखो ये एक B, ये एक H हाइड्रोजन, है ना, इसका एक H, ये हाइड्रोजन, इसके इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ये और ये एक H, दो इलेक्ट्रॉन, है ना। तो देखो अब इसके पास और एक भी ऐसा होगा, इसका ये H, इसके दो इलेक्ट्रॉन, है ना, इधर दो इलेक्ट्रॉन है, इधर दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन का, ये रहा ना, है ना। ये एक एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड नहीं है क्या? एक एक इलेक्ट्रॉन का, तो दो बॉन्ड बीच में, बॉन्ड की स्थिति पे। और ये देखो इसके दो, ये रहे, ये इसके एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखो अब इसमें जो बॉन्ड बनता है वो ऐसे बनता है, ये अब देखो ये दो इलेक्ट्रॉन है अभी भी इसमें, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसा बॉन्ड हो गया? देखो दो इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन परमाणु, दो इलेक्ट्रॉन तीन एटम का बॉन्ड है ये, दो इलेक्ट्रॉन तीन एटम बॉन्ड, है ना, दो इलेक्ट्रॉन तीन एटम बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड जो बन रहा है। इसको और इस जो बॉन्ड होता है ना, इसको, इसकी संरचना ऐसी होती है, बी बी, ये ऐसे होता है, और इसमें ये होता है हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन, और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो देखो दो इलेक्ट्रॉन तीन परमाणु वाला बॉन्ड है, और ये हाइड्रोजन के एक एक हाइड्रोजन, ये लगा होता है ना HH। तो ये वाला बॉन्ड होता है बनाना बॉन्ड, कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? बनाना बॉन्ड। तो ये B2H6 की संरचना है, ये किस में पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक में। किसका? P ब्लॉक में, क्योंकि बोरॉन P ब्लॉक का ही तो वो है, बोरॉन किसका है? P ब्लॉक का। तो देखो तो सीधी सी बात है, जब इसकी रिएक्शन होती है ना, इसकी रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को सीधा रटना है अपन को। तो इसमें जो रिएक्शन होती है ना, है ना, इसमें देखो या तो देखो पहला रिएजेंट होता है, एक दूसरा रिएजेंट होता है। पहला रिएजेंट या तो लो तुम BH3, या इसी को लिख सकते हैं तुम अपन B2H6, कुछ भी ले लो, एक ही बात है। दूसरा होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, या लो डायरेक्ट OH नेगेटिव, है ना, या तो लो हाइड्रोजन पेरोक्साइड या OH नेगेटिव लो, है ना। ठीक है, ये जब तुम लेते हो ना, तो इसकी रिएक्शन से बनता है ये OH। ठीक है, ठीक है। अब ये कैसे बना, कैसे नहीं बना, तुम्हें इसका कोई काम नहीं है। बस इतना समझ लो कि ये जो रिएक्शन है वो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से होती है। अब ये होती कैसे है, मैं तुम्हें इसका बस तुम्हें समझा सकता हूँ कैसे होती है। ये एक बार बताऊंगा, दिमाग में बैठ जाए तो देख लेना, नहीं तो राम राम बोल लेना। ठीक है, तुम्हें इतना याद रखना है कि ये जो हाइड्रोबोरेनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, उसमें पहला पहला रिएक्टेंट होता है BH3, और दूसरा होता है H2O2। अब ये होता कैसे है देख लो, एक बार देख लो, बस एक बार दिखाऊंगा बस। देखो ये एल्किन लिए ना तुमने, तो ये एल्किन लो, CH3 CH टू, है ना,
एक और लो CH3CH CH2, एक और लो CH3CH CH2, इसकी रिएक्शन कराओ तुम BHH। ये तीन एच, तीनों एच एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जुड़ेंगे। कैसे? इधर जाएंगे सारे कम की तरफ। किधर जाएंगे? सारे किसकी तरफ जाएंगे? कम की तरफ। इनसे 3CH3CH2 पॉजिटिव बनेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक तो इलेक्ट्रॉन तो इधर गए, एच पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, इलेक्ट्रॉनों की तरफ क्या गए? एच एच जुड़ गया इनसे। अब देखो इनमें से जैसे ये बना H2O2 क्या होता है? एच ओ एच, ओ एच ये होता है ना? क्या होता है? H2O2 ये। तो देखो CH3CH2 और CH2 पॉजिटिव और इससे HOOH, ये दोनों ये बन जाएगा और ये OH नेगेटिव निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3CH2 डायरेक्ट। सिंपल सी बात है। क्या है भाई? सिंपल सी बात है, ये बन जाएगा। ठीक है, और इसमें से OH निकल जाएगा, ये सीधी है। अब इसमें हुआ क्या ये तुम्हें पता नहीं है, बस इतना इसके नियम, इसके की पॉइंट याद रख लो कि की पॉइंट क्या है कि इसमें नो रीअरेंजमेंट होता है। देखो जब भी एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा ना, एंटी मार्कोनिकॉफ, जैसे खरास प्रभाव था H2O2 परऑक्साइड वाला योग था ना, खरास प्रभाव HBr का, उसमें भी एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लग रहा था। तो एंटी मार्कोनिकॉफ जब जब लगता है नो रीअरेंजमेंट होते हैं, है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होती है। इसमें 4 सदस्य चक्रीय संरचना बनती है, इसलिए इसे मैकेनिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है। इसकी जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म अपने सिलेबस में नहीं है। इस अपने सिलेबस में ये रिएक्शन ही नहीं है। थर्ड रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरिकरण विमर्क्यूरिकरण। इस रिएक्शन को ऐसे के ऐसे याद रख लो। कैसे कैसे? एल्कीन की अभिक्रिया पहले तो इस चीज से कराओ, CH3COO होल ट्वाइस HgOH2O और NaBH4। तुम्हें ये कहीं दिख जाए तो तुम समझ जाना OMDM रिएक्शन है। कौन सी? OMDM रिएक्शन। इसमें तुम्हें क्या करना है? इसमें मार्कोनिकॉफ के नियम के हिसाब से H प्लस और OH माइनस को जोड़ना है, क्योंकि ये तीनों रिएक्शंस किसकी है? देखो ACH रिएक्शन, AHBO रिएक्शन और OMDM रिएक्शन, इन सब में H2O का योग होता है। किसका? H2O का। देखो इसमें भी देखो, इस रिएक्शन में भी एक H और एक OH का योग हुआ है। एक H यहाँ लगा है, OH यहाँ लगा है। इस रिएक्शन में भी H2O का योग होगा। तो देखो इस रिएक्शन में तो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लग गया। इसमें मार्कोनिकॉफ के हिसाब से करा दो और तुम्हें रिएक्टेंट याद रखने हैं बस, कि OMDM रिएक्शन में एक तो ये होता है और एक ये होता है। इसमें रीअरेंजमेंट, इसमें भी रीअरेंजमेंट नहीं होता, सिलेबस में नहीं है। रिएक्शन ही सिलेबस में नहीं है। तो ये काम हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो देखो तीनों के देखो डिलेशियल, इसमें MKW से होगा या फिर रीअरेंजमेंट से करा दो। ठीक है, इसमें AMKW होगा, इसमें MKW होगा। होमवर्क है, करना चाहो तो कर सकते हो भाई, देख लो एक बार, मन करे तो कर लेना। ठीक है, अब देखो अगला है एडिशन ऑफ कोल्ड कंसंट्रेट H2SO4। अब देखो ये यार 2 बनने का और रह गया है, मतलब कुछ छोटी छोटी रिएक्शंस रह गई, 3-4, फिर नहीं एल्काइन स्टार्ट हो जाता अपना। पर यार बहुत टाइम हो गया बस।